मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने बीए फाइनल में जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया के भू आकृतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने एशिया को 5 भू आकृतिक प्रदेशों में हमने बांट लिया था। भारतीय त्रिभुज है, म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र है, चीन का चौकोर पट्ट, द्वीपीय वृत्तखंड और पश्चिमी एशिया त्रिभुज। इस प्रकार से हमने पूरे एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांट लिया और हमने भारतीय त्रिभुज और म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके आगे हम चीन के चौकोर पट्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने चीन के जो चौकोर पट्ट है उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला हमारा है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ, अगला है चीन प्राचीर स्तर भूखंड, उसके बाद मोरदार पर्वतों का पूर्व पश्चिमी क्रम, उसके बाद है अभिनत बेसिन, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी पठार और लोएस क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से हमने चीन के चौकोर पट्ट को हमने 6 भागों में बांट लिया और हाँ इसके जो शुरुआत के 2 जो पार्ट हैं तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणी और प्राचीर भूखंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके जो बचे हुए जो पार्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे इससे अगला इसमें पार्ट है मोरदार पर्वतों का पूर्व पश्चिमी क्रम। ठीक है, तो हम मोरदार पर्वतों का जो पूर्व पश्चिमी क्रम है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। मोरदार पर्वतों का पूर्व पश्चिमी क्रम, ये चीन के चौकोर पट्ट का तीसरा पार्ट है। देखिए हम ये आपका चीन का चौकोर पट्ट है, इसमें हमने तीसरा पार्ट हम इसका है मोरदार पर्वतों का पूर्व पश्चिमी क्रम। तो देखिए चीन में हम पर्वतों का क्रम देखते हैं तो इस प्रकार से चीन में पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक इस प्रकार से पर्वत श्रेणियाँ का भी इसमें विस्तार है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें मुख्य जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो मुख्य पर्वत श्रेणी है वो है केंटाई शान पर्वत है, केंटाई शान पर्वत। ठीक है, ये चीन के चौकोर पट्ट में स्थित है। इसका जो निर्माण हम देखें तो इसका जो निर्माण प्राचीन स्थलखंड के आर पार पूर्व पश्चिम में विस्तृत मोरदार पर्वतों का एक क्रम है। ये स्थलखंडों की तुलना में नवीन है। ठीक है, स्थलखंड की तुलना में ये एक नवीन भाग है। ठीक है, फिर इसमें हम अन्य जो पर्वत देखें तो इसका जो केंटाई शान पर्वत है इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। ठीक है, पूर्व से लेकर और पश्चिमी से केंटाई शान जो पर्वत है इस पर्वत का विस्तार है। इसके आगे हम इसके अन्य पर्वतों की हम बात करें तो यहाँ पे अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं जीन शान है। ठीक है, आला शान, जीन शान, आला शान और है सिंगलिंग, उसके बाद है टापाशान। ये मुख्य पर्वत श्रेणियाँ इसके जो मोरदार पर्वतों का क्रम है, मोरदार पर्वत श्रेणी इस प्रदेश में पाई जाती है। इसके जो प्रमुख मोरदार पर्वत श्रेणियाँ हैं वो केंटाई शान पर्वत है, यिनशान है, आलशान है, सिनलिंग और टानशान पर्वत इस पर्वत क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वह है अभिनत बेसिन। अभिनत बेसिन। ठीक है, तो अभिनत बेसिन में हम देखें तो यहाँ पे मुख्यतः जो मैदान है यहाँ के उन मैदानों को इस श्रेणी में रखा गया है। तो हम देखते चीन में जो मुख्य जो मैदान है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिन है या फिर मैदानी भागों को इसमें रखा गया है। तो इसमें प्रमुख है मंचूरिया का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, मंचूरिया का मैदान जो चीन का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख मैदान है, मंचूरिया का मैदान। फिर है उत्तरी चीन का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान। उसके बाद है पेयांग झील बेसिन,
पेयांग झील बेसिन, पेयांग झील बेसिन। उसके बाद है तुंगलिंग झील, तुंगलिंग झील, ठीक है। उसके बाद है रेड बेसिन, रेड बेसिन। ये इस प्रदेश के इस बेसिन के चीन का जो अपना अभिनत बेसिन है उस भाग के ये प्रमुख मैदान है, ये प्रमुख बेसिन है, जिसमें मंचूरिया का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, पेयांग झील बेसिन, ठीक है, तुंगलिंग झील और रेड बेसिन, ये इसके प्रमुख मैदान है, ये प्रमुख बेसिन है। जिसमें हम देखें कि मंचूरिया का जो मैदान है यह एक नवीनतम मैदान है तथा इसका जो धरातल है, इस धरातल की जमाव की अपेक्षा इसका अपरदन का प्रतिफल है, ठीक है। यह मुख्यतः दो नदियाँ, जिसमें उत्तर में सुंगारी और दक्षिण में लियो, यह जो मंचूरिया का मैदान है, हम मंचूरिया के मैदान के बारे में हम बात करें तो यह दो यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, उत्तर में सिंगोरी और दक्षिण में लियो। इन दो नदियों के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है, लियो नदी। इन दो नदियों के बीच में यह मैदान है जो फैला हुआ है, कौन सा है, मंचूरिया का मैदान, ठीक है। उसके बाद हम देखें उत्तरी चीन का जो मैदान है वह हांगो नदी और यांगटिस नदी के द्वारा बनाया गया है। उत्तरी चीन का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान किसके द्वारा बनाया गया है, हांगो नदी, हांगो और यांगटिस नदी के द्वारा यह जो मैदान है इस मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है, यांगटिस नदी के द्वारा, हांगहो और यांगटिस नदी के द्वारा उत्तरी चीन का मैदान किया गया है। और जो मंचूरिया का मैदान है वह दो नदियां, उत्तर में सिंगोरी, दक्षिण में लियो नदी के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें हमारा जो रेड बेसिन है, इसका जो यह एक प्रमुख अभिनत बेसिन है और इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार मुख्यतया जेचुआन बेसिन में, जेचुआन प्रांत में, जेचुआन प्रांत में इसका प्रमुख विस्तार है, ठीक है, रेड बेसिन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभिनत बेसिन। उसके आगे हम चलते हैं, अगला इसका जो पार्ट है दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार, ये भी इसका चीन के चौकोर पट का ही एक अगला पार्ट है, दक्षिण पश्चिमी पठार। देखिए चीन के चौकोर क्षेत्र के पश्चिम में यूनान का पठार और उत्तर पूर्व में किस्ताऊ का पठार स्थित है, ठीक है। पश्चिम में तो है इसके यूनान का पठार, पश्चिम में यूनान का पठार स्थित है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में किस्ताऊ का पठार, उत्तर पूर्व में किस्ताऊ का पठार, उत्तर पूर्व में हम देखें तो यहाँ पे किस्ताऊ, किस्ताऊ का पठार स्थित है, ठीक है। इसके पश्चिम में यूनान का पठार है और उत्तर पूर्व में किस्ताऊ का पठार है, ठीक है। यूनान का पठार एक विस्तृत अपर्दित क्षेत्र है और इसके बारे में हम देखें तो यह यांगटिस नदी द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में अत्यधिक गहरी घाटी का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो यूनान का पठार है यह एक गहरी घाटी का निर्माण भी करता है। फिर हम किस्ताऊ के पठार के बारे में बात करें तो किस्ताऊ का जो पठार है वो जेचुआन बेसिन के, जेचुआन प्रांत के रेड बेसिन के दक्षिण छोर पर स्थित है। जेचुआन प्रांत के, ये कहाँ पर स्थित है, जेचुआन प्रांत के, जेचुआन प्रांत में जो रेड बेसिन है वो हमने पहले देखा है कि रेड बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है, जेचुआन बेसिन में। तो रेड बेसिन के शोर पर, के शोर पर इसे जो ये जो पठार है किस्ताऊ का पठार है इसका विस्तार है, ठीक है। आगे हम देखें लोएस क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। अगला हमारा पार्ट है इसका लोएस क्षेत्र। लोएस क्षेत्र या फिर लोएस का मैदान।
देखिए चीन का जो लोएस्ट का मैदान है वो आंधियों चलती है, ठीक है, अफ्रीका में। और आंधियों के चलने के दौरान जो बहुत बड़ी मात्रा में जो मिट्टी उड़ती है, उस मिट्टी के द्वारा यहाँ पे ये जो मैदान बनाया गया है वो लोएस्ट का मैदान है। और ये चीन का एक बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ये कृषि के लिए बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी इसमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह जो आंधियों के अफ्रीका में जो आंधियाँ चलती है, उन आंधियों के उड़ने से जो भी मिट्टी है, उस मिट्टी के जमाव से इस लोएस्ट मैदान का निर्माण चीन में किया गया है, ठीक है। इसमें हम देखें तो इसके निर्माण के बारे में देखें कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है। तो यह इसका जमाव हम देखें तो यह इसका जमाव शांसी प्रांत के पश्चिम में लोएस्ट मैदान का जो हम इसका प्रदेश का जमाव देखें तो इसका जमाव है शांसी प्रदेश के दक्षिण में। चीन में जो शांसी प्रांत है उस प्रांत के दक्षिण में, ठीक है, पश्चिम में, और होनान के उत्तर पश्चिम में। शांसी प्रदेश के पश्चिम में है, ठीक है, और होनान प्रांत के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, शांसी प्रदेश के पश्चिम में और होनान प्रांत के उत्तर पश्चिम में तथा शैनसी के दक्षिण में। शैनसी प्रदेश के दक्षिण में कई किलोमीटर तक इस प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार चीन में शांसी प्रदेश के पश्चिम में, ठीक है, और होनान प्रांत के दक्षिण पश्चिम में तथा शांसी प्रदेश के दक्षिण में कई किलोमीटर तक यह जो लोएस्ट का मैदान है वो फैला हुआ है। यह एक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है, जो कृषि के लिए बहुत ही एक उपजाऊ मैदान बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अनेक प्रकार की फसलें भी उत्पादित की जाती है, ठीक है। आगे हम देखें हमारा जो ये चीन का चौकोर पट्टा है वो समाप्त हो गया है और हम एशिया का जो अगले भूआकृतिक स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा अगला भूआकृतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी एशिया त्रिभुज। पश्चिमी एशिया त्रिभुज देखिए आप मैप में देख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया त्रिभुज यहाँ पे स्थित है, जो बिल्कुल एशिया के पश्चिम में आज हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए एशिया के इस पश्चिमी त्रिभुज में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो इसका यहाँ पे जो यहाँ का जो वो क्षेत्र है, मतलब पठार है, वो है अरब का प्रायद्वीपीय पठार। वो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा है यहाँ पे? अरब का प्रायद्वीपीय पठार। अरब का प्रायद्वीपीय पठार इस क्षेत्र का प्रमुख एरिया है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये इसका जो निर्माण है वो बहुत ही प्राचीनतम चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीनतम कठोर चट्टानों के द्वारा, प्राचीनतम कठोर चट्टानों के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यह जो अरब का प्रायद्वीप है वो एक मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा है? मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश है। इस प्रदेश में हम देखें तो यहाँ पे अनेक प्रकार के छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी स्थित है, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं में हम बात करें तो इस प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे एल्ब्रुज है, जेग्रोस है, ये यहाँ पे पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हम पठार में की बात करें तो यहाँ पे अनेक पठार भी हैं, जैसे अनातोलिया का पठार है। अनातोलिया का पठार इस श्रेणी में ही, इस क्षेत्र में ही स्थित है, ठीक है। अनातोलिया का पठार है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो अनेक मैदान भी हैं। तो मुख्य मैदान हम देखें तो यहाँ पे जो दजला फरात का मैदान है, मुख्य मैदान की हम बात करें तो यहाँ पे दजला फरात का जो मैदान है, उपजाऊ मैदान है, वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जो कहाँ पे है? इराक में, ठीक है। दजला फरात का एक मुख्य उपजाऊ मैदान है जिस क्षेत्र में स्थित है। इसे मेसोपोटामिया का मैदान भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया का मैदान भी मैदान को कहा जाता है। किसको? दजला फरात का मैदान, जो इराक में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पश्चिम एशिया के बारे में देखा कि यहाँ का जो मुख्य प्रमुख स्थल खंड है वो कौन सा है? अरब का प्रायद्वीपीय पठार। और यह जो अरब का प्रायद्वीपीय पठार है वो जो प्राचीन इसका जो निर्माण है वो प्राचीनतम शैलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और यह एक मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है।
और इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ और पठार या फिर मैदान भी हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं में हम देखें तो यहाँ पे एल्ब्रूज जैग्रोस पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और हम यहाँ के पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा यहाँ पे अनातोलिया का पठार स्थित है, और मैदान में हम देखें तो यहाँ पे दजला फरात का मैदान स्थित है जो इराक में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पश्चिमी एशिया के बारे में अभी हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं इस एशिया का अगला भूआकृतिक स्वरूप, और जिसका नाम है द्वीपीय वृत्तखंड। द्वीपीय वृत्तखंड। ठीक है, द्वीपीय वृत्तखंड। देखिए इसमें हम देखें कि मानसून एशिया के दक्षिण पूर्व में, ये यहाँ पे जो आपका मानसून एशिया है, इस मानसून एशिया के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, इसका जो हम विस्तार देख रहे हैं, इसके विस्तार के बारे में हम बात करें तो मानसूनी एशिया के दक्षिण पूर्व में तथा एशिया के पूर्व में इस जो द्वीपीय वृत्तखंड है इसका विस्तार है। आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप एशिया के बिल्कुल पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे आपको अनेक द्वीप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। ठीक है, तो इसका विस्तार है मानसूनी एशिया। यहाँ पे आपका जो मानसून एशिया है, इस मानसून एशिया के पूर्व में, उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप के पूर्व में भी द्वीपीय खंडों का विस्तार है। यहाँ पे छोटे बड़े कई हजारों द्वीप हैं। ठीक है, और यहाँ के हम मुख्य द्वीपों की हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य द्वीपों में देखिए सुमात्रा है, जावा है, तिमोर, सुमात्रा, जावा, तिमोर, फिलीपींस, ठीक है, फार्मोसा, सेल्विज, फार्मोसा सेल्विज है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ की इस क्षेत्र के प्रमुख द्वीप समूह है। और इनका निर्माण के बारे में हम बात करें तो इनका जो निर्माण है वो टर्सरी युग से संबंधित है। इनका निर्माण कौन से युग में हुआ? टर्शियर युग में इन द्वीपों का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वीपीय वृत्तखंड, जो हमने देखा है कि यह इसका जो विस्तार है वो मानसून एशिया के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है। यहाँ पे छोटे बड़े अनेक हजारों द्वीप है। और मुख्य द्वीपों में हम देखें तो यहाँ पे मुख्य जो द्वीप समूह है वो है सुमात्रा, जावा है, तिमोर, फिलीपींस, सेल्विज और फार्मोसा द्वीप यहाँ के मुख्य द्वीप हैं। और इसका जो निर्माण है, यहाँ के द्वीप समूह का निर्माण की प्रक्रिया है वो टर्सरी युग से इन द्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में हमारा जो एशिया महाद्वीप के जो हमारे सभी जो भूआकृतिक स्वरूप है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज का वीडियो हम ये समाप्त कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम एक एशिया महाद्वीप संबंधित एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।